पहला प्रश्न, प्रत्यस्थ पुनः संचलन सिद्धांत निम्नलिखित में किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? ए ज्वालामुखी, बी चक्रवात, सी भूकंप, डी भूकंप एवं ज्वालामुखी। जो इसका उत्तर है सी ज्वालामुखी। वास्तव में ये जो सिद्धांत है वो अमेरिकी जियोलॉजिस्ट H.F. रीड द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। इस थ्योरी के अंतर्गत ये आता है कि रीड महोदय ने कहा था कि जो चट्टानें होते हैं रबड़ की तरह होती है। जैसे रबड़ को नहीं हम खींचते हैं, तो रबड़ को हम तभी तक खींच सकते हैं जब तक उस पर बहुत ज़्यादा लचीलापन हो। जब इसके लचीलेपन से ज़्यादा हम उसको खिंचाव करते हैं तो रबड़ टूट जाती है और पुनः अपने स्थान पर आ जाती है। यही प्रक्रिया चट्टान के साथ होती है। चट्टान पे दबाव पड़ने पे खिंचाव पड़ता है और जब तनाव के कारण वो खिंचती है, और वो तब तक खिंचती जब तक उसकी सहनशीलता रहती है। जैसे उसकी सहन शक्ति से कम होता है, चट्टान टूट जाती है और टूटी हुई चट्टान अपनी पुनः स्थान पे आती है। इसी को कहा गया है इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, और जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो इसका उत्तर सी बिल्कुल सही है। गर्भ में जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? ए अधिकेंद्र, बी भूकंप अधिकेंद्र, सी भूकंप केंद्र, डी इक्लोजाइट। तो इसका उत्तर आप ये देखिएगा, इस तरह आप देखिएगा, ये ठीक है, ये वो पॉइंट है जहां पे पृथ्वी के अंदर भूकंप उत्पन्न होता है या ऊर्जा तरंगों की उत्पन्न होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं फोकस, FOCUS, फोकस, और हिंदी में इसको हम कहते हैं भूकंप मूल। भूकंप मूल इस भूकंप फोकस के ठीक 90 डिग्री पे होता है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र, और इंग्लिश में इसको कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए जल्दी से आप लोग? इपिक सेंटर, EPICENTRE। ये 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर कहां पे हो गया? क्या पूछा था? भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती, तो इसका उत्तर हो गया भूकंप केंद्र F फोकस। इसको बहुत अच्छी तरह याद कैसे करेंगे? सिर्फ E और F अल्फाबेट याद रखिएगा, ABCD याद रखिएगा। तो E पहले आता है, F बाद में आता है, तो E ऊपर होगा और F नीचे होगा। निम्नलिखित में कौन सी भूकंपी तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती? ए प्राथमिक, जिसको इंग्लिश में प्राइमरी कहते हैं, द्वितीयक, दो सेकेंडरी, दीर्घ पृष्ठीय लॉन्गिट्यूडनल और क्षैतिज। तो इसको आप देखा, ये पृथ्वी, तो जो प्राथमिक तरंगें हैं वो क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र में जाती हैं। सेकेंडरी इस तरह चलती हैं, और जो एल है वो धरातल पर चलती है। ये एल, इसको एल हो गया, ये पी हो गई, एस हो गई, तो इसको दीर्घ पृष्ठीय। तो भाई सर्वाधिक क्षति विनाश कहाँ होगा? जहां जान और माल की हानि होगी। तो पृथ्वी के अंदर तो जान माल की हानि नहीं होती, क्योंकि जितने भी हमारे एसेट्स हैं, मनुष्य है या खेती बाड़ी मकान, हो कहाँ है? ऊपरी भाग में, क्रस्ट पे है। तो जहां एल तरंगे चलती वही सबसे ज्यादा विनाशकारी होंगी, क्योंकि हम विनाश तो तब कहते हैं जब उससे हमको किसी प्रकार की हानि हो। पृथ्वी के अंदर भूकंप हर 8 मिनट में एक बार आते हैं, लेकिन उससे जान माल की हानि नहीं होती, इसलिए वो हम इतने कंसर्न नहीं रहते उन भूकंपों से। लेकिन जो पृथ्वी के ऊपरी भाग में तरंगे, एल तरंगे हैं, जो पृथ्वी के ऊपरी भाग में चलती हैं, वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो इसका उत्तर होगा सी दीर्घ पृष्ठीय। और जो एल तरंगे, इसको लव वेव भी कहते हैं, याद रखिएगा, लव वेव भी कहते हैं। इसका नामांकन वैज्ञानिक एडवर्ड एफ लव के नाम पे होता है। एडवर्ड एफ लव ने इसको किया था। तो ये उत्तर इसका सी वाला बिल्कुल सही है। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? नदी, भूकंप, पर्वत, ज्वालामुखी। तो इसका उत्तर है बी भूकंप का। जो सिस्मोग्राफ है वो
जब भूकंप आता है तो जो ऊर्जा निकलती है, जो तरंगे निकलती, पीएसएल इनकी तीव्रता को नापता है, उसी आधार पे बताता है कि भूकंप कितनी तीव्रता का था। नेक्स्ट, समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समभूकंप रेखा, बी सह भूकंप रेखा, सी समताप रेखा और डी समदाब रेखा। तो इसका उत्तर है ए समभूकंप रेखा। जो समताप रेखा है ये किससे रिलेटेड है? समान तापमान को दिखाने के लिए। और समदाब कितना है? जो समान प्रेशर को दिखाती है, जो समान प्रेशर को दिखाती है वहां समदाब रेखा, आइसोबात और ये आइसोला। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए समभूकंप रेखा। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? समभूकंप रेखाओं को मिलाने वाली को जल्दी बताइए आप लोग। इसको कहते हैं आइसोसिस्मल लाइन। फिर से मैं देखता हूं, इसको कहा जाता है आइसोसिस्मल लाइन। प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता होनी चाहिए 22 डिग्री से 22, ये ग्राम प्रति 00 सब में जोड़ लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये इसी तरह लिखा जाता है। ये एक के बाद ऐसे ग्राम प्रति हजार। तो 22 से 27, 27 से 32, 32 से 37, 37 से 42। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जो अभी हम लोग थोड़ी देर पढ़ा था, कितना होना चाहिए था बताइए? लवणता 27 से 30 पढ़ा था। मैंने पढ़ते वक्त ही बताया था कि 27 से 30 होगा, को कई जगह 32 लिखा होगा। तो ठीक है, तो प्रवाल भित्तियां मुख्य पाई जाती है 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ अक्षांश के मध्य, 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री अक्षांश के मध्य, 15 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तथा 15 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ के, और 20 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? ये इतनी बार हम लोग कर चुके हैं। ये क्या है? ए वाला 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ। जो प्रवाल भित्ति समुद्र तट से कुछ दूर हटकर बनती कहलाती वलयाकार प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी अवरोधक प्रवाल भित्ति। तो देख लीजिए अवरोधक प्रवाल भित्ति क्या है। मान लीजिए ये है ना, इस तरह देखिए, ये देखिए ये क्या है? ये लैगून है। ये क्या है? लैगून है। ठीक है, और ये स्थल है। तो स्थल से थोड़ी दूर पे ये जो बनती है उसको अवरोधक प्रवाल भित्ति कहते हैं। और स्थल और इसको अवरोधक लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। और इनके बीच के जो भाग जो जल से घिरा होता है उसको हम कहते हैं लैगून। जो विश्व की ऑस्ट्रेलिया के पास है ना, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, ये इसी प्रकार की बैरियर रीफ, इसके बारे में भी लोग पढ़ेंगे, इसी प्रकार की प्रवाल भित्ति है। किस प्रवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल या मुद्रिका के साथ? तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक, एटॉल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या है? 9th का सी एटॉल। ठीक है, इसको वलयाकार भी कहते हैं और ये बहुत सिंपल है। ये देखिए इस तरह बनाएंगे इसको। ये क्या है? सागर है और ये एटॉल। ठीक है, और इसको दूसरी भाषा में क्या क्या इसको क्या कहते हैं? वलयाकार प्रवाल भित्ति। ठीक, तटीय प्रवाल भित्ति और स्थलखंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या जाता है? ए एटॉल, बी कयाल, सी कारवा, बी डी बोट चैनल। तो इसका उत्तर है डी बोट चैनल। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है पछुआ पवनें, व्यापारिक पवनें, मानसून पवनें, समुद्री पवनें। तो इसका उत्तर है बी व्यापारिक पवनें। व्यापारिक हवाएं होती है नियमित और स्थिर, अनियमित, अंशतः। तो इसको यदि इस तरह मैप से पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये क्या है? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये है 5 डिग्री साउथ से 5 डिग्री नॉर्थ, और ये है 25 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ, और ये है 25 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ। तो ये क्या है? ट्रॉपिकल हाई
प्रेशर बेल्ट। और हम क्या जानते हैं कि हवाएं किससे, हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती है। तो फिर यहाँ पे कौन सी दिशा हो गई, तो ये हाई प्रेशर बेल्ट से चलती है लो प्रेशर बेल्ट, तो ये कौन सा पूरा क्षेत्र है, व्यापारिक पवनों का क्षेत्र है, और ये साल भर नियमित रूप से चलती है। तो इसका उत्तर होगा ए, नियमित और स्थिर। उपोषण उच्च दाब से विषुवत की निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं। देखिए अब तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, ये है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और ये है ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, है ना। उपोषण ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, तो कौन सा हो जाएगा इसमें ये हवाएं इस दिशा में चल रही हैं, ये भी है ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट तो इस दिशा में चलती है, तो कौन सी हो जाएंगी, ये व्यापारिक पवनें बिल्कुल सही हो जाएंगी। चलिए ये देखिए पृथ्वी है, ये बीच का है, ये 5 डिग्री नॉर्थ है और ये 5 डिग्री साउथ है। तो ये कौन सी बेल्ट है, ये आपकी ये है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, और ये 25 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ है, और इसी तरह चले आइए ये 25 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ है। तो ये कौन सी बेल्ट है, ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो हम कैसे जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में कहाँ चलती है, इस दिशा से चलती है, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें इस दिशा में चलती, तो कहां से चलती, उपोषण उच्च दाब पेटी से। गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा क्या समुद्री तूफान, दक्षिण गोलार्ध की पश्चिमी हवाएं, उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवने और प्रशांत महासागरीय धाराएं। तो वास्तव इसका उत्तर क्या है, बी है, दक्षिण गोलार्ध की पश्चिमी पवनें हैं। जो गरजता 40 है वो 40 डिग्री अक्षांश पे चलती है, प्रचंड पचासा 50 डिग्री अक्षांश पे चलती है, और चीखता साठा 60 डिग्री अक्षांश पे चलती है। सबसे साउथ लिख लेंगे। तो कारण जिन अक्षांशों में हवाएं चलती है उन्हीं अक्षांशों के नाम से इनको जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है, ए टुंड्रा, बी मानसूनी, सी भूमध्य सागरीय और डी भूमध्य रेखीय प्रदेश में। तो जो इसका उत्तर है वो है भूमध्य रेखीय प्रदेश में। इसका प्रमुख कारण है कि भूमध्य रेखीय प्रदेश में साल भर सूर्य लंबवत दिशा में होता है, जिसके कारण सूर्य की किरणें सीधी प्राप्त होती है, जिसके कारण यहाँ की जो हवाएं हैं वो गर्म होके ऊपर की ओर उड़ जाती हैं, और प्रत्येक दिन 2 बजे के बाद यहाँ वर्षा काफी मात्रा में होती है। लेकिन ये वर्षा अल्पकालीन होती है। अल्पकालीन मतलब जितनी जल्दी शुरू होती है उतनी तेजी से ये खत्म भी हो जाती है। तो इसका उत्तर है भूमध्य रेखीय प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं, ये बहुत आसान सवाल है, पर्वत है। पर्वत के जिस भाग में जिस ढाल पर हवाएं टकराती हैं और ढाल के सहारे ऊपर उठती हैं, तो संघनन की क्रिया होके यहाँ पे वर्षा आती है। तो इस भाग को हम कहते हैं पवनाभिमुख ढाल, ठीक है। और इसके विपरीत भाग में जो अपोजिट साइड भाग होता है उसको कहते हैं पवन विमुख ढाल। और इसी को, क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती या नहीं होती, इसी को हम कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। तो इसका उत्तर है पवन विमुख ढाल। समान वर्षा की मात्रा नापने वाले लाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, आइसोबात, आइसोहाइट, आइसोराइम्स, आइसोनिम। देखो आइसो जो बात है वो किससे है, समान गहराई, ठीक। फिर है आइसोनिफ, ये आइसोनिफ किससे रिलेटेड है, हिमपात से, समान हिमपात वाले क्षेत्रों को दिखाने के लिए। तो और इसमें जो उत्तर है वो है आइसोहाइट, ये समान रेनफॉल के क्षेत्रों को दिखाने वाला है। विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है, 70 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर। इसका उत्तर है बी, 100 सेंटीमीटर। विश्व में जो वार्षिक वर्षा होती है वो 100 सेंटीमीटर है। भारत में करीब 118 सेंटीमीटर है। लेकिन जो यदि अब देखा जाए विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मेघालय के
मासिनराम में होती है, वहाँ करीब 11,873 सेंटीमीटर के करीब वर्षा होती है, जो विश्व में सर्वाधिक है। विश्वती प्रदेश में सामान्यतः कौन सा मेघ देखने को मिलता है? पक्षाप, कपासी वर्षा, पक्षाप स्तरी, स्तरी। तो इसमें होगा कपासी वर्षा, और ये फूल गोभी के समान मेघ देखने को मिलते हैं। और कौन सी वर्षा होती है यहाँ पे? मैंने अभी आपको बताया था, विषुवत रेखा पे कौन सी वर्षा होती? संवहनी वर्षा होती है, जहाँ पे गर्म हवा ऊपर उठ के बादलों का निर्माण करती है और वर्षा करती है। अब ये प्रश्न तो बहुत आसानी से हो जाना चाहिए। अर्जेंटीना में क्या है? एंकाहुआ, ए का 2, देखिए ए का 2 यहाँ पे है। फिर इक्वाडोर में क्या था? कौन सा था पर्वत? चेम्बोराजो। तंजानिया में किलिमंजारो, हम लोगों ने पढ़ा था। संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट पैकेली। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? बी वाला उत्तर बिल्कुल सही होगा। निम्न में कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? ए हिमालय, बी एंडीज, सी काकेश, डी अलास्का। तो इसका उत्तर देखिए हम लोग कर चुके हैं पहले, बी एंडीज। हिमालय कहाँ है? एशिया में। एंडीज साउथ अमेरिका में। काकेश यूरोप में। यहाँ पे यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसका नाम है एल्ब्रूस, ये यूरोप का सबसे इसी में है। और डी अलास्का कहाँ है? यूएसए में। यहाँ पे माउंट मैकिनले, इसकी सबसे ऊंची चोटी, जो नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे? चीन, भारत, नेपाल, भूटान। ये है नेपाल में। इसकी जो कुल हाइट है 8,850 मीटर। कई जगह 48 लिखा गया है, मीटर लिखा गया है, लेकिन जो नवीन आया है उसमें 50 शो कर रहा है। पर्वत पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नहीं है? 1%, 5%, 9%, 10%। हम लोगों ने देखा था कि कितने प्रतिशत भाग पे पर्वत है विश्व में? 26% भाग में है। तब मैंने वहां पढ़ाया था कि कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? यहाँ पे 1% जनसंख्या रहती है। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन, 1 मिलियन कितने वर्ष का होता है? 1 मिलियन होता है 10 लाख वर्ष का। ठीक है, तो कितने मिलियन वर्ष? 400 मिलियन, 320, 220 और डी 30। तो इसका उत्तर है सी, 30 मिलियन वर्ष पहले वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। सिजगी है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थिति। सूर्य और चंद्रमा की पृथ्वी की स्थिति। पृथ्वी के एक और सूर्य और चंद्रमा की स्थिति। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी की समकोणिक स्थिति। तो इसका उत्तर क्या होगा? जब ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तब होता है। बी क्या? सूर्य और चंद्रमा के बीच यदि पृथ्वी आ जाए तो क्या होगा बताइए? तो ये कौन सी स्थिति बनती है? चंद्र ग्रहण की बनती है, याद रखिएगा। सूर्य और चंद्रमा के बीच सन है और ये मून है और इसके बीच में अर्थ आ जाए तो ये चंद्र ग्रहण की बनती है। पृथ्वी के एक और सूर्य और चंद्रमा की स्थिति हो, पृथ्वी के एक और सूर्य और चंद्रमा की स्थिति हो, तो ये क्या बनती है? ये सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये प्रश्न कहता है चंद्र ग्रहण का कारण क्या? पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। उपयुक्त में सभी तो क्या होगा? सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। तो कौन सा उत्तर सही होगा? 27 का सी। इसको याद रखिएगा, सूर्य और चंद्रमा, ये सूर्य है, सन बड़ा बना लीजिए, छोटा सा मून बना लीजिए और बीच में अर्थ बना लीजिए। तो यदि इन दोनों के बीच यदि अर्थ आ जाती है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। और यही पृथ्वी, मून बीच में आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण की स्थिति बन जाएगी। ब्लू मून परिघटना होती है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमा हो, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमा। उपयुक्त में किसी भी स्थिति नहीं। ये देखिए प्रश्न मैंने पहले भी किया था। तो कौन सा होता है? जब एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं होती हैं तो ब्लू मून की स्थिति बनती है।
सी ऑफ ट्रिंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य और जुपिटर। तो ये कहाँ पे? चंद्रमा। इसका मतलब है ये ऐसा स्थान जहां पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है, याद रखिएगा, उसको कहते हैं सी ऑफ ट्रिंक्विलिटी। शुभ ग्रह जिसको इंग्लिश में एस्ट्रॉइड्स भी कहते हैं, जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं मंगल और शुक्र, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, शनि और अरुण। तो ये किसके बीच पाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। और याद रखिएगा जो सेरेस है सबसे बड़ा और सर्वाधिक चमकीला एस्ट्रॉइड या क्षुद्र ग्रह है।